हेलो लर्नर्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डेली 6 1 में स्वागत है। हम लोग विकास की अवस्थाओं का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें विकास की तीसरी स्टेज किशोरावस्था का अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने किशोरावस्था का अर्थ, किशोरावस्था की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, किशोरावस्था के उपनाम और किशोरावस्था का महत्व पढ़ लिया था। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं और किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए, इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं के संबंध में बीजी व हंट कहते हैं कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। अर्थात किशोरावस्था क्या है? परिवर्तन है। चाहे वह परिवर्तन शारीरिक हो, सामाजिक हो, सांवेगिक हो, मानसिक हो, किसी भी प्रकार का परिवर्तन। किशोरावस्था का अर्थ होता है परिवर्तन। और किशोरावस्था की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले कौन कौन से परिवर्तन होते हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला परिवर्तन है शारीरिक परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन, शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। इस समय शारीरिक दृष्टि से यौनारंभ के लक्षण प्रकट होते हैं। बालिकाएं स्त्रीत्व को, पुरुष पुरुषत्व को प्राप्त करते हैं। दोनों में परिपक्वता आ जाती है। और सबसे पहला है भार। किशोरावस्था में बालक और बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है, लेकिन किशोरावस्था के अंत में बालकों का भार बालिकाओं से लगभग 25 पाउंड अधिक होता है। फिर है लंबाई। इस अवस्था में लंबाई भी तेजी से बढ़ती है। बालिकाओं की लंबाई 16 वर्ष की आयु तक और बालकों की लंबाई 18 वर्ष तक बढ़ती है। और इस समय वे अपनी वयस्क ऊंचाई का 90% भाग प्राप्त कर लेते हैं। शेष ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती रहती है। फिर थर्ड है अस्थि विकास। इस अवस्था में जो अस्थियों में नमनीयता रहती है, जो शैशवावस्था और बाल्यावस्था में रहती है, वो समाप्त हो जाती है। हड्डियां, मांसपेशियां दृढ़ होने लगती हैं। उनके अस्थिकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अस्थियां पूरी तरह विकसित हो जाती हैं। फिर है शिर व मस्तिष्क। ये सिर है। ये सिर है। सिर व मस्तिष्क। सिर व मस्तिष्क की अधिकतम वृद्धि जो होती है वो बाल्यावस्था में होती है, लेकिन यह इस अवस्था में भी जारी रहती है। 15 या 16 वर्ष में सिर का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। और इस समय जो मस्तिष्क का भार होता है वो 1200 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। फिर अन्य अंगों का विकास। अन्य अंगों का विकास, इस अवस्था में जो मांसपेशियां होती है उनका विकास तीव्र गति से होता है। मांसपेशियों के गठन में दृढ़ता आ जाती है। शरीर के सभी अंग पुष्ट और सुडौल दिखाई देते हैं। किशोर के कंधे चौड़े हो जाते हैं, उनमें दाढ़ी मूछें आने लगती हैं। किशोरियों के वक्ष स्थल में परिवर्तन दिखाई देता है। और इस समय प्रजनन ग्रंथि की सक्रियता बढ़ने के कारण उनमें तारुण्य के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ये सब है अन्य अंगों का विकास में परिवर्तन। फिर आवाज में परिवर्तन। किशोरावस्था में आवाज में भी परिवर्तन आ जाता है। आवाज में परिवर्तन क्यों आता है? क्योंकि गले की जो थायराइड ग्रंथि होती है उसके सक्रिय होने से आवाज में परिवर्तन आ जाता है। बालकों की आवाज भारी हो जाती है, मोटी, तथा बालिकाओं की आवाज में कोमलता, मृदुलता तथा कभी-कभी धीमापन आ जाता है। फिर है विभिन्न ग्रंथियों का प्रभाव। विभिन्न ग्रंथियों का प्रभाव जैसे कि बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं, जैसे कि थायराइड ग्रंथि है, पैराथायराइड है, एड्रिनल है, पिट्यूटरी है, गोनैड्स है। ये सब सक्रिय हो जाती हैं। इनमें से कुछ में आंतरिक स्राव होता है, कुछ में बाह्य स्राव होता है। ये सब शारीरिक परिवर्तन के कारण होती हैं। फिर अगली विशेषता क्या है? मानसिक विकास। किशोरावस्था में शारीरिक विकास के साथ मानसिक योग्यता में भी वृद्धि होती है। विशेष रूप से उनमें कुछ मानसिक गुण पाए जाते हैं, जैसे चिंतन हो गया, कल्पना हो गई, तर्क शक्ति हो गई, ध्यान हो गया, स्मरण, भाषा का विकास। ये सब मानसिक विकास की विशेषता है। सबसे पहले है मानसिक योग्यता में वृद्धि। मानसिक योग्यता में वृद्धि से तात्पर्य क्या है कि शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ उनकी मानसिक योग्यताएं बढ़ती हैं। उनमें सोचने, विचारने, अंतर करने, समस्याओं को हल करने की योग्यता दिखाई देती है। फिर है बुद्धि का विकास। किशोरावस्था में बुद्धि का विकास अपनी सीमा तक पहुंच जाता है, मतलब बुद्धि का विकास पूर्ण रूप से हो जाता है। और इसी पूर्णता के कारण उनमें विभिन्न क्षमताएं दिखाई देती है। चिंतन, तर्क शक्ति, ध्यान, स्मरण, कल्पना, भाषा। चिंतन शक्ति क्या है?
इस अवस्था में किशोर में चिंतन करने की शक्ति आ जाती है। वह प्रत्ययों के आधार पर अमूर्त चिंतन कर सकता है और चिंतन और विचार शक्ति की सहायता से वह विभिन्न विषयों की आलोचना तथा व्याख्या भी करने लगता है। फिर है तर्क शक्ति। किशोरावस्था में तर्क और विवाद शक्ति में वृद्धि होने के कारण वह छोटी-छोटी बातों पर सदा विवाद करने के लिए तैयार रहता है। बिना तर्क के वह किसी बात को मानता नहीं है और तर्क शक्ति विकसित होने के कारण उसमें समस्या को हल करने की क्षमता भी दिखाई देती है। फिर है ध्यान। इस समय तक किशोर में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता आ जाती है। वह किसी एक विषय पर एकाग्र होकर ध्यान दे सकता है। फिर है स्मरण शक्ति। 18 या 19 वर्ष की आयु तक किशोर स्मृति की अधिकतम मात्रा प्राप्त कर लेता है। फिर कल्पना शक्ति। क्योंकि किशोर कल्पना जगत में विचरण करता रहता है, उसमें दिवा स्वप्न देखने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए वह संगीत, साहित्य तथा अन्य कलात्मक और रचनात्मक कार्यों में रुचि लेता है। फिर है भाषा का विकास। किशोरावस्था में शब्द भंडार बहुत विस्तृत हो जाते हैं क्योंकि वह उस समय कहानी, पत्र पत्रिकाएं, उपन्यास पढ़ना शुरू कर देता है। तर्क चिंतन, उसकी कल्पना शक्ति के कारण उसके शब्द भंडार बहुत विस्तृत हो जाते हैं और उसके भाषा के विकास पर विद्यालय और उसके सामाजिक संपर्क या वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है। जिस तरह के वातावरण में रहता है वैसी भाषा शैली होती है उसकी, वैसे उसके शब्द भंडार होते हैं। फिर है मानसिक विकास में रुचि का विकास। चूंकि इस समय वह बहुमुखी होता है। शारीरिक स्वास्थ्य, अध्ययन, चरित्र, मानसिक स्वास्थ्य, अच्छा भोजन, उसका वेशभूषा और जीवन के आदर्शों से संबंधित होती हैं उसकी रुचियां। फिर तीसरी विशेषता होती है अस्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। इस अवस्था में किशोरों को समायोजन बिठाने में बहुत ही दिक्कत होती है क्योंकि इस अवस्था में उनके संवेग बहुत तीव्रता के साथ बदलते रहते हैं। जैसे शैशवावस्था में उसके संवेग बदलते रहते हैं, उसी तरह से किशोरावस्था में भी किशोर की मन स्थिति शिशु की भांति ही अस्थिर होती है और इसीलिए शैशवावस्था को रॉस ने शैशवावस्था का पुनरावर्तन कहा है क्योंकि उसमें इतना तेजी से परिवर्तन होता है कि वह कभी कुछ विचार करता है, कभी कुछ करता है, कभी उसकी मनोदशा अस्थिर रहती है, कभी वह बहुत खुश रहेगा, कभी बहुत हताश रहता है और इसीलिए वह अपने पर्यावरण में सामंजस्य नहीं बिठा पाता है। फिर है संवेगात्मक जीवन। किशोर का जीवन बहुत ही भावात्मक होता है। संवेगात्मक आवेश में वह कभी-कभी असंभव और असाधारण कार्य करने की संकल्पना कर डालता है, जैसे चाँद तारे लाने की और फिर कभी-कभी वह इतना हतोत्साहित हो जाएगा। ये सब है संवेगात्मक विशेषताएँ। फिर विरोधी मानसिक दशाएँ। किशोर में विरोधी मानसिक दशाएँ पाई जाती हैं, कभी स्वार्थी तो कभी स्वार्थ रहित बना देती हैं। बौद्धिक रूप से तो वह अवश्य बालक से श्रेष्ठ होता है, लेकिन संवेगात्मक रूप से वह अधिक उलझन युक्त और अव्यवस्थित रहता है। बुद्धि से तो वो बाल्यकाल के बालक से बड़ा हो जाता है, लेकिन संवेग की दृष्टि से वह उनसे छोटा ही रहता है। वह छोटी-छोटी बातों को लेकर के शीघ्र अप्रसन्न हो जाता है। वह कभी अत्यंत प्रसन्न और हँसता हुआ दिखाई देगा, तो दूसरे ही क्षण दुखी, चिंतित, उदासीन दिखाई देने लगता है। फिर अगली विशेषता है विद्रोह की भावना। चूँकि इस अवस्था में बालक मानसिक स्वतंत्रता की भावना उसमें प्रबल होती है, इसलिए किशोर बड़ों के आदेश, विभिन्न परंपरा, रीति-रिवाज और अंधविश्वासों के बंधन में नहीं रहना चाहता है। वह किसी भी मान्यता को ऐसे ही नहीं मान लेता है। वह उसकी संतुष्टि करता है कि यह कैसे है, क्यों है और उसको बिना तर्क किए को स्वीकार नहीं करता है। फिर बुद्धि का अधिकतम विकास। किशोरावस्था में बौद्धिक विकास जो बालक का होता है अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 16 वर्ष की अवस्था तक सामान्यतः मानसिक आयु में वृद्धि होती है और इसी कारण उसमें तर्क तथा निर्णय करने की क्षमता आ जाती है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता आती है, उसकी स्मृति का विस्तार हो जाता है, रचनात्मक कल्पना आ जाती है। फिर अगला है रुचियों में परिवर्तन। किशोरावस्था में शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के साथ साथ उनकी रुचियों में भी निरंतर परिवर्तन होता रहता है और इन किशोर और किशोरियों की रुचियों में कुछ समानता भी होती है, कुछ विभिन्नताएँ भी होती हैं। समानता ये होती है कि दोनों पत्र-पत्रिकाएँ, कहानियाँ, नाटक, उपन्यास, संगीत, कला, अभिनय में भाग लेना, सिनेमा देखना, अपने शरीर को सुंदर बनाने का प्रयत्न करना, ये आदतें तो दोनों में देखी जाती हैं और विभिन्नताएँ ये होती हैं कि किशोर को खेल-कूद, व्यायाम, दौड़-धूप करना, साहसिक कार्य करना, इन सब में विशेष रुचि होती है और किशोरियों की कढ़ाई, बुनाई, नृत्य, संगीत तथा अपने शरीर को वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत करने की रुचि होती है। फिर काम भावना का विकास। किशोरावस्था में काम भावना
काम प्रवृत्ति फिर से क्रियाशील हो उठती है, जो शैशवावस्था में सक्रिय रहती है, फिर बाल्यावस्था में सुषुप्तावस्था में हो जाती है, वह किशोरावस्था में फिर से सक्रिय हो जाती है। और इसी भावना के विकास के कारण प्रायः देखा जाता है कि किशोरों में बेचैनी, हाथ के नाखून चबाना, पेंसिल मुंह में डालना, और लड़कियों लड़कियां बार बार अपने आंचल को अंगुलियों से लपेटना, ये सब व्यवहार उनमें दिखाई देते हैं। फिर है धार्मिक भावना का उदय। धार्मिक भावना का उदय भी इस अवस्था में हो जाता है किशोरों में। वे ईश्वर के किसी न किसी रूप से प्रभावित होकर ईश्वर की सत्ता में विश्वास करने लगते हैं। उनमें धार्मिक चेतना का प्रकाशन आत्मसंयम, आत्मनियंत्रण, कर्तव्य पालन तथा समाज सेवा के रूप में होता है। और एक विशेषता होती है उनमें निर्भरता व अधीनता की प्रवृत्ति। जिस तरह से शैशव अवस्था में शिशु अपने माता-पिता पर निर्भर होता है प्रत्येक कार्यों के लिए, उसी तरह से किशोरावस्था में भी उनमें फिर से निर्भरता दिखाई देती है। लेकिन वो केवल माता-पिता के प्रति ही नहीं होती है, वो उन वीरों के प्रति होती है, जिनको वो अपना आदर्श मानते हैं, उन महापुरुषों के प्रति होती है, जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, इन लोगों को आइडल मानते हैं, उन लोगों के मार्ग पर चलते हैं, उनसे श्रद्धा भक्ति रखते हैं, उनकी पूजा करने लगते हैं, और इसीलिए किशोरावस्था को वीर पूजा की अवस्था कहा गया है। फिर अगली विशेषता है समाज सेवा की भावना। समाज सेवा की भावना। इस अवस्था में समाज सेवा की भावना भी प्रबल हो जाती है। उनका उदार हृदय मानव जाति के प्रेम से ओतप्रोत रहता है। वह आदर्श समाज का निर्माण करने में सहायता देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। फिर है आत्मसम्मान की भावना। किशोरों में आत्मसम्मान की भावना बहुत प्रबल होती है। उनका ईगो छोटी-छोटी बातों पर हर्ट हो जाता है। वो हर छोटी-छोटी बातों से अपने आप को अपमानित एवं तिरस्कृत समझने लगते हैं, और इसीलिए इस अवस्था में उनके साथ सहानुभूति द्वारा उचित बातों की शिक्षा देनी चाहिए। और कभी-कभी तो उनके आत्मसम्मान को ठेस लगने के कारण वे घर से भागने की प्रवृत्ति भी उनमें उत्पन्न हो जाती है, और बहुत सारे बच्चे भाग भी जाते हैं घर से। इसके इसके द्वारा उन्हें कभी-कभी कष्टों का सामना भी करना पड़ता है, और कुछ लोगों के घर के भागने की प्रवृत्ति के कारण जीवन में बहुत उन्नति करते हुए भी देखे जाते हैं। फिर है अपराध प्रवृत्ति का विकास। इस अवस्था में इच्छा पूर्ति में बाधा, निराशा और असफलता मिलने के कारण अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है। जब वे सफल नहीं होते, उनकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है, तो इससे वे निराश होकर के अपराध की ओर मुड़ जाते हैं। और इसीलिए वैलेंटाइन कहते हैं कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। फिर है समूह प्रवृत्ति का विकास। इस समय में किशोर बालक-बालिकाएँ अपने साथियों और मित्रों के साथ रहना अधिक पसंद करते हैं। वे प्रायः किसी समूह के सदस्य होते हैं, और अपने समूह को परिवार एवं विद्यालय से अधिक महत्व देते हैं। जिन समूह से उनका संबंध होता है, उनके लगभग सभी कार्यों से वे प्रभावित होते हैं। अपने ग्रुप के अनुसार उनकी भाषा होती है, नैतिक मूल्य, वस्त्र पहनने की आदत, भोजन करने की विधि, ये सब अपने समूह के अनुसार करते हैं। जिस बालक की जैसी संगत होती है, वो उसी तरह से सीखता है। अच्छे बालकों की संगत में रहेगा तो उसके गुण अच्छे होंगे, बुरे बालकों की संगत में रहेगा तो बुरे रहेंगे। फिर अगली विशेषता है बहिर्मुखी प्रवृत्ति। किशोरावस्था में किशोर पुनः बहिर्मुखी हो जाता है। उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रुचियों का विकास व्यापक क्षेत्र में होता है। वह अपने चारों ओर के वातावरण तथा क्रियाओं में रुचि लेता है। विद्यालय और समाज के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेना चाहता है। और इस प्रवृत्ति के कारण उसमें आत्मनिर्भरता, आत्मनियंत्रण, सहयोग, अनुशासन, परोपकार इत्यादि भावनाएं आती हैं। फिर है व्यवसाय चुनाव की चिंता। इस अवस्था में किशोर अपने भावी व्यवसाय को चुनने के लिए चिंता करने लगता है। वह एक कुशल डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, शिक्षक, कलाकार या बिजनेसमैन बनकर जीवन व्यतीत करने की कल्पना और चिंता किया करता है, और उसी के अनुसार वह अपने पाठ्य विषयों का चुनाव भी करता है। फिर अगली विशेषता है कल्पना की बहुलता। किशोर अत्यधिक कल्पनाशील होता है। व्यवहारिक जीवन में किशोर जो होते हैं, अपनी सभी अभिलाषाओं को पूरा करने में जब असमर्थ होते हैं, तो वो उन अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए वास्तविक जीवन में पूर्ति ना होकर के वे कल्पना जगत में करने लगते हैं। छोटी-छोटी बातों को लेकर के वह कल्पना में डूबे रहेंगे, और कल्पना की प्रबलता के कारण ही इस आयु में दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति होती है, और इसीलिए इस एज को दिवा स्वप्न की एज अवस्था भी कहा गया है। और कभी-कभी इस प्रवृत्ति की अधिकता के कारण वह अंतर्मुखी बन जाता है, और उनमें नाटक लिखने तथा अभिनय करने में रुचि दिखती है। ये हो गई शारीरिक किशोरावस्था की विशेषताएं। अब किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए, इसका अध्ययन करते हैं।
चूंकि किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं और विकास संबंधी परिवर्तनों का अध्ययन करने से स्पष्ट हो गया है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे नाजुक और कठिन समय होता है। इसी अवस्था में बालक अच्छा या बुरा, देश प्रेमी या देशद्रोही बन सकता है, धार्मिक या धार्मिक हो सकता है, परिश्रमी हो सकता है, सभ्य बन सकता है, शिष्ट बन सकता है, या असभ्य बन सकता है और शिष्ट बन सकता है। इसलिए माता पिता, अभिभावक और शिक्षकों को उनके लिए एक सुनियोजित शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। किशोरों में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक आवश्यकता के अनुसार शिक्षा का स्वरूप निर्धारित करना चाहिए और इस संबंध में निम्नांकित बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले शारीरिक विकास के लिए शिक्षा। किशोरावस्था में चूंकि शारीरिक विकास बहुत ही तेजी से होता है, इसलिए सर्वप्रथम इस समय स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। उनके शरीर को सबल तथा स्वस्थ रखने के लिए घर और विद्यालय दोनों में व्यवस्था करनी चाहिए। घर पे उनको पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा उन्हें शरीर से संबंधित शिक्षा भी मिलनी चाहिए। विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम तथा खेल-कूद का प्रबंध करना चाहिए। विद्यालयों में खेल-कूद संबंधी क्रियाएँ जैसे कसरत, कुश्ती, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, कबड्डी और अन्य व्यायाम की व्यवस्था होनी चाहिए। चूँकि स्वस्थ शारीरिक विकास पर ही उनके अन्य पक्षों का विकास आधारित होगा। जब शरीर स्वस्थ होगा, तो ही अन्य विकास उसके अच्छे होंगे। इसके लिए किशोरों को भ्रमण पर ले जाना चाहिए, यात्रा, पिकनिक, प्रकृति निरीक्षण के लिए भी ले जाना चाहिए। फिर है मानसिक विकास के लिए शिक्षा। किशोरावस्था में मानसिक विकास के लिए स्कूलों में जो है विज्ञान, साहित्य, इतिहास, भूगोल ये सब उनके पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। पुस्तकालय हो गए, वाचनालय, प्रयोगशाला, संग्रहालय आदि साधन उन्हें प्रदान किए जाएँ और किशोरों की जिज्ञासा की संतुष्टि के लिए उनके निरीक्षण शक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए पाठ्य विषयों को पढ़ाने के अलावा प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक स्थानों पर भ्रमण के लिए ले जाना चाहिए। और पर्यटन हो गया, वाद-विवाद, साहित्यिक गोष्ठी इन सब का भी आयोजन करना चाहिए। फिर है संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा। चूँकि किशोरावस्था में संवेगात्मक जीवन में उथल-पुथल सी मची होती है, इसलिए किशोर संवेगों पर नियंत्रण पाने में असमर्थ दिखाई देते हैं। वह अनेक प्रकार के संवेगों से संघर्ष करते रहते हैं और इसमें से कुछ संवेग अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। और इसके लिए बुरे संवेगों के लिए उनका दमन करके मार्गांतरीकरण करके उन्हें उचित एवं उत्तम संवेग का विकास किया जाना चाहिए उनमें और उसके लिए साहित्य, संगीत तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति रुचि जागृत करनी चाहिए। वीर पूजा भाव तथा आदर्शवाद की प्रवृत्ति का लाभ उठाकर उनके चरित्र का गठन तथा सुंदर अस्थायी भाव का निर्माण करना चाहिए उसमें। नैतिक और धार्मिक शिक्षा देकर के उन्हें उचित पर्यावरण प्रदान करना चाहिए। फिर है सामाजिक विकास के लिए शिक्षा। चूँकि शिक्षा का एक मुख्य कार्य सामाजिक भावना का विकास करना है और सामाजिक विकास के बिना व्यक्ति अपने वातावरण में समायोजन स्थापित नहीं कर सकता है। किशोरों के सामाजिक विकास में शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए सामाजिक विकास पर पाठ्य विषयांतर कार्यक्रम जैसे खेल-कूद हो गया, स्काउटिंग हो गई, स्कूल का वातावरण, पत्र-पत्रिकाएँ, आकाशवाणी इन सब का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसके लिए उन्हें सामाजिक समायोजन करने का ज्ञान देना, मैत्री भाव विकसित करना, स्वस्थ प्रतियोगिता का आयोजन करना ये सब गुण और अपने देश, समाज तथा मानव संस्कृति से उनको परिचित कराना चाहिए। शिक्षा में ये सब अपनाने चाहिए। फिर है और क्या-क्या ध्यान देना चाहिए? धार्मिक और नैतिक शिक्षा। धार्मिक और नैतिक शिक्षा। नैतिक विकास के लिए उनके सामने अच्छे आदर्श, व्यवहार एवं आचरण प्रस्तुत किए जाएँ। चूँकि किशोर के मस्तिष्क में निरंतर विरोध विचार उठा करते हैं, इसलिए वो उचित-अनुचित में अंतर नहीं कर पाते हैं। इसलिए उन्हें विद्यालय में धार्मिक और नैतिक शिक्षा अवश्य देनी चाहिए। फिर है व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षा। चूँकि प्रत्येक व्यक्ति अलग-अलग होता है, इसलिए किशोरावस्था में किशोरों की शिक्षा के लिए और विद्यालय में उनकी रुचि, क्षमता और योग्यता के अनुसार ही उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। इसके लिए उन्हें विद्यालय में शैक्षिक निर्देशन भी मिलना चाहिए, व्यावसायिक निर्देशन भी मिलना चाहिए तथा पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों का समावेश होना चाहिए जिसके द्वारा द्वारा वह भविष्य में अपनी रुचि एवं आवश्यकता के अनुसार किसी व्यवसाय का चुनाव कर सके। फिर उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। किशोरावस्था में स्वयं परीक्षण करके, निरीक्षण करके, तर्क, विचार एवं चिंतन करके सीखना चाहिए क्योंकि इन सब की प्रवृत्ति किशोरावस्था में बढ़ जाती है। इसलिए किशोरों को परंपरागत शिक्षा देने की विधि के द्वारा नहीं देना चाहिए। इससे वे संतुष्ट नहीं होते और ना ही उन्हें कोई लाभ होता है इससे। फिर है यौन शिक्षा की आवश्यकता।
किशोरावस्था में अधिकांश समस्याओं का संबंध उनकी इसी प्रवृत्ति के कारण होता है और भारतीय परिवारों में इस प्रकार की शिक्षा देने पर जरा भी ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि इस विषय पर बात करने में लोग लज्जा और संकोच का अनुभव करते हैं। किशोरावस्था में काम प्रवृत्ति को उचित दशा में ले जाने के लिए उन्हें उपयुक्त ढंग से शिक्षा देना आवश्यक होता है। यौन शिक्षा की परम आवश्यकता को कोई भी अस्वीकार नहीं करता। इस बात की आवश्यकता है कि किशोर को एक ऐसे वयस्क द्वारा गोपनीय शिक्षा दी जाए जिस पर उसे पूर्ण विश्वास हो। फिर है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। क्योंकि किशोरावस्था में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होने के कारण किशोर हर समय किसी न किसी समस्या को लेकर एक उलझनपूर्ण स्थिति में रहता है। उनकी कठिनाई तथा समस्याओं का समाधान करने के लिए उनके माता-पिता, अभिभावक तथा शिक्षकों को उनसे सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। और इस अवस्था में किशोर बड़ों द्वारा लगाए गए नियंत्रण और बंधन पसंद नहीं करता है। वह अपने कार्यों को करने के लिए स्वतंत्रता चाहता है, इसलिए उन्हें उन पर उत्तरदायित्व देकर स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने का अवसर देना चाहिए उन्हें। ये हो गए किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए, किन-किन बातों का ध्यान देना चाहिए और किशोरावस्था की विशेषताएँ क्या होती हैं। किशोरावस्था को हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया। कल किशोरावस्था का अर्थ, परिभाषा और उपनाम देखा था हम लोगों ने। आज किशोरावस्था की शारीरिक विशेषताएँ और शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए, ये देख लिया। किशोरावस्था कंप्लीट हो गई हम लोगों की। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।